कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में बदलता है, यही ना। बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी में बदलेगा, और पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा, यानी भाप में बदलता है। वही प्रक्रिया जब ठोस को गर्म किया जाता है तो द्रव में परिवर्तन होता है, और जब द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में, ठीक ना। यानी बर्फ को ठंडा करने पे पानी बना, पानी को ठंडा करने पे वाष्प। बस वही उल्टा कर देना है, जैसे बर्फ को गर्म करने पे पानी बदल रहा है, पानी को गर्म करने पे वाष्प, तो आप वही उल्टा कर देना। अगर बर्फ को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा, ठीक ना। उल्टा हो जाता है। उसके बाद अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस। अब है कि गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा, ठीक ना। ये हो गया। अब कहा गया है कि द्रवणांक क्या होता है, तो कहा गया है द्रवणांक किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है, जिसे द्रवणांक कहते हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद वह अगर द्रव में बदल जा रहा है तो वही उसका क्या है, द्रवणांक है। उसके बाद है वाष्पन। द्रव को गर्म करने पर गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यदि किसी द्रव को गर्म करने के बाद अगर वह गैस में बदल जाता है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वाष्पन। अब संघनन क्या होता है, संघनन गैस को ठंडा करने पे वह द्रव में बदल जाता है, जिसे संघनन कहते हैं। जब हम गैस को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वह किस में बदलेगा, द्रव में बदल जाता है। यही प्रक्रिया जो है वो संघनन कहलाती है। अब है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस में, ठीक ना, वैसा पदार्थ जिससे गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदलता हो, ठीक ना। वैसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, और ठंडा करने पर गैस से सीधा ठोस में बदल जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद बताया गया है, जैसे में कपूर ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया को बतलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नेप्थलीन की गोली, अमोनियम क्लोराइड, ये गोली आता है नेप्थलीन की। क्या होता है कि ये जब इसको ठोस को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, और जब उसके वाष्प को यानी धुआं को ठंडा करेंगे तो फिर से वो ठोस बन जाएगा, जहेगा तहे जम जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बताया गया है, इस प्रकार के पदार्थ को ऊर्ध्वपाती पदार्थ बोलते हैं, ठीक ना। अब बताया गया कि वाष्पन और क्वथन में अंतर। वाष्पन और क्वथन में अंतर, जैसे द्रवणांक मतलब क्या, कि जैसे किसी पदार्थ को गर्म करना है तो वो द्रव में बदलेगा, और क्वथनांक का मतलब होता है कि जैसे किसी पदार्थ को ठंडा किए तो सीधे ठोस में बदल जाएगा, वही होता है क्वथनांक। अब एक वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। वाष्पन बताया गया है कि हर एक ताप पे होता है, और क्वथनांक के लिए तापमान का होना निश्चित है। जैसे तुम सुनी होगी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमने लगता है, 4 डिग्री से जैसे सेल्सियस से नीचे जाओगी तो बर्फ क्या होने लगता है, जमने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ताप निश्चित हो गया। और वहीं अगर वाष्पन बताया जाए तो ठंडा के दिन में भी वाष्पन होता है और गर्मी के दिन में भी होता है। तो इसके लिए कोई ताप निश्चित नहीं होता, ये हर एक ताप पे वाष्पन होता है। अब बोला गया कि वाष्पन की क्रिया पानी के ऊपरी सतह से होता है। वाष्पन की क्रिया पानी के कौन सा सतह से होगा, ऊपरी सतह से। और वही क्वथनांक के बारे में बताया गया है कि क्वथनांक पूरे द्रव में होता है, ठीक ना। अब है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कहा गया है कि पहला सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा, ठीक ना। और कोई भी अगर सतह बड़ा होगा, सतह का क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वाष्पीकरण जो होगा वो तेज गति से होगा। एंड यानी और अगर सतह का क्षेत्रफल छोटा होगा तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा।
और तापमान के द्वारा हम समझे तो बताया गया कि तापमान ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज गति से होता है और तापमान कम रहने से वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। अब बोला गया है कि वायु के वेग पर वायु का वेग या गति ज्यादा रहने पर वाष्पीकरण तेज गति से होता है और जब वायु का वेग कम रहेगा तो वाष्पीकरण जो है वो धीरे धीरे होगा। अब आर्द्रता पर तो वायु के नमी की मात्रा, वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ये हो गया। अब है कि द्रव का गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक ना। तो बताया गया कि 1 केजी ठोस को, 1 केजी एक ठोस पदार्थ ले लिए, उसको द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगा उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक ना। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होता है, 1 केजी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब है कि दाब क्या होता है, बताया गया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर एक फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, बल का SI मात्रक न्यूटन और बटा में क्षेत्रफल का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और दाब का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं पास्कल, यानी दाब का SI मात्रक पास्कल होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मतलब बताया गया है वायु के द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं और एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 और 10 के पावर 5 पास्कल। ये हो गया। अब एक पदार्थ का अवस्था, जैसे हम पहले बता चुके थे कि पदार्थ की 3 अवस्था होते हैं, ठोस द्रव्य गैस, लेकिन उसके अलावा पदार्थ का चौथा अवस्था भी होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और 5वां अवस्था होता है जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक ना। आइंस्टाइन होता है, उसको आइंस्टीन भी बोला जाता है, ठीक ना। अब चौथा अवस्था के बारे में बताया गया प्लाज्मा, जैसे ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा और गैस को गर्म कर देंगे तो प्लाज्मा में बदल जाएगा, ठीक ना। गैस को गर्म करने पर प्लाज्मा बनता है, जैसे सूर्य, तारे, ये सब प्लाज्मा का उदाहरण है। सूर्य और तारा किसका उदाहरण है, प्लाज्मा का। अब है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका निर्माण यानी खोज 1920 ईस्वी में हुआ है। बताया गया कि भारतीय वैज्ञानिक थे इसका खोज करने वाले, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने बताया कि ठोस को अगर बहुत अधिक ठंडा करने पर पदार्थ का 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्राप्त होता है। अगर किसी ठोस पदार्थ को जरूरत से ज्यादा अगर ठंडा कर देंगे तो वो 5वां अवस्था में बदल जाता है, जिसका नाम है BC कंडेंसेट। समझा गया। तो यही से हम लोगों का जो सिलेबस है हो गया खत्म, ठीक ना। अब आगे पढ़ेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।